उसके बाद जो मोलैरिटी वाला फार्मूला है, मोलैरिटी वाला आपको पता है, मोलैरिटी वाला फार्मूला कहाँ पे आप लोगों ने लगाना है? जब आपको कोई मोलर सोल्यूशन बनाना हो कैपिटल एम वाला, तो उसमें ज़ाहिर मोलैरिटी वाला फार्मूला आप लोग लगाएंगे। और अगर परसेंटेज दी गई हो मोलैरिटी में चेंज करनी हो, ये फार्मूला है। मोलैरिटी का फार्मूला हो तो मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया गया होगा, मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दिया गया होगा। ये चीज है। आप लोग इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग आसानी से कर लेंगे, इशू नहीं। अब ये स्लाइड है जो किसी बच्चे ने कही है कि मैं इस स्लाइड पे मौजूद क्वेश्चन जो है वो एक दफा मैं करवा दूं। यहाँ देखें ये 37.2% है और 1.19, तो परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। सीधा सा फार्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जो एक प्रॉब्लम है वो ये 1.19 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, परसेंटेज है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी है डिवाइडेड बाय आपके पास 100 है, अब मोलर मास है इनटू 100। ये फार्मूला सीधा सा है, इसमें पुट करके आप लोग आंसर निकाल। ये है कि आप लोग इस चीज को 1000 से मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें, यहाँ फिर वही परसेंटेज दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, आपसे कहा गया मोलैरिटी फाइंड करें। परसेंटेज आप लोग पुट करें 85.5, उसके बाद आप लोगों के पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 1170 बना, डिवाइडेड बाई फास्फोरिक एसिड का मास 98 बनता है, वो पुट करें मल्टीप्लाइड बाई आप लोग। इसी तरह ये आ गया। उसके बाद 98% सल्फ्यूरिक एसिड है और 1.84 ग्राम। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेबोरेटरी में वाकई यही सोल्यूशन होते हैं। तो इसमें आप 98 मल्टीप्लाइड बाई 1840 डिवाइडेड बाई सल्फ्यूरिक एसिड का मास भी 98 होता है और 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे है कि इतने मोलर सोल्यूशन है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, आप लोग उसकी परसेंटेज फाइंड करें। यानी ये जो परसेंटेज है ना वो फाइंड करना है। तो आपको पता है ना मोलैरिटी किसके इक्वल है? मोलैरिटी इक्वल होती है जी परसेंटेज इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। ये चीजें जो सारी हैं तो दूसरी साइड पे लेके चले, कैसे लेके जाएं आप लोग? मोलैरिटी मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, यानी इन चीजों को दोनों को वहां लेके चले गए। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोगों ने पुट कर देनी है, लेकिन वो पुट करनी है ग्राम पर लीटर 1000 से मल्टीप्लाई करना। ये आपके पास 1050 है, पुट करके आप लोग परसेंटेज निकालें। सिर्फ इन चीजों को उधर लेके गया और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको नीचे लेके, ये सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन के बारे में कहा है कि इसका बताएं। अगर हम लोग, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ देख चुके हैं कि वो 18 मोलर होता है। क्वेश्चन है कि 18 मोलर में से अगर आप 20 ml ले लें और उसको 100 ml की फ्लास्क में डाल के निशान तक पानी भर दें, तो वो सोल्यूशन कितने मोलर होता है? डाइल्यूशन फार्मूला है, जाहिर है C1 V1 is equal to C2 V2। यानी आपने C1 यानी 18 मोलर में से कितना वॉल्यूम लिया? 20 ml। और कंसंट्रेशन वो कितनी बनेगी ये आपको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई तो 100 आ गया, इस 100 को यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 100 को जब नीचे डिवाइड करेंगे 3.6 आ जाएगा। यानी आप लोगों के पास डाइल्यूशन फार्मूला कब लगाएंगे आप? ये देखें ना, जब आपके पास ये टोटल 4 चीजें हैं, कंसंट्रेशन दी गई हो, उसी कंसंट्रेशन का वॉल्यूम दिया गया और कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो और वॉल्यूम दिया गया, जैसे ये क्वेश्चन फार्मूला खुद बताता है कि मुझे इस्तेमाल करना है।
यहाँ पे है वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोलर 100 ml स्टेरिक फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन 5 हाँ वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। 1 मोलर 100 ml स्टेरिक सॉल्यूशन बनाना है 5 मोलर, यानी आप लोगों ने क्या है C1V1 5 मोलर में से कितना वॉल्यूम है, क्वेश्चन 5 मोलर में से कितना वॉल्यूम है कि हमारे पास तो ये है जी आप लोगों के पास कि कितना वॉल्यूम उसमें से बनाए हम, कि अगर हम 100 अगर हम 5 मोलर में से कितना वॉल्यूम लें कि हमारे पास 1 मोलर 100 ml बने, तो आप वहाँ से V1 जो है वो फाइंड कर लें 20 ml बने, तो ये है। बाकी तमाम मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको ये सारा कुछ जो है आपको करना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा ये जो है ना देखने में क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अब जब आप सॉल्यूशन कहते हैं तो पता ये चलता है कि सॉल्यूशन आमतौर पे सॉल्यूशन के बारे में जहन में एक ही बात आती है, कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिजॉल्व, लेकिन सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट और एग्जांपल। अच्छा सॉल्यूट वो होता है जो रिलेटिवली कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट वो होता है जो रिलेटिवली ज्यादा मिकदार में हो। सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो, उसकी एग्जांपल है एयर। आपको पता है एयर में आपके पास जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% होती है नाइट्रोजन गैस, और आपके पास जो ऑक्सीजन गैस है वो 21% है। नाइट्रोजन गैस 78% है और ऑक्सीजन गैस 21% है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन सोल्यूट है। ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास सोल्यूट गैस और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड हो,
तो ये हमारे पास ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर और ये सोडा वाटर की बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिजॉल्व होती है वाटर के अंदर। तो ये इसमें गैस कम मिकदार में होती है, लिक्विड ज्यादा मिकदार में, उसके एग्जांपल। उसके बाद सल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड। हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन निकल प्लेटिनम और प्लैटिनम सरफेस। हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स में या हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में निकल प्लेटिनम या प्लैटिनम को कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। वहां पे उनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होती है। तो चूंकि गैस कम मिकदार में होती है, सॉलिड ज्यादा मिकदार में होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास अच्छा लिक्विड कम मिकदार में, गैस ज्यादा मिकदार में, जिसकी जो एग्जांपल है वो फोग है, मिस्ट है, क्लाउड्स हैं, या लिक्विड एयर पोल्यूटेंट जितने भी हैं जो हवा में जिनके जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की फॉर्म में वहां पे जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये उसकी है कि लिक्विड कम मिकदार में, गैस ज्यादा मिकदार में। अब लिक्विड कम मिकदार, लिक्विड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। ये क्या, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, मिल्क इन वाटर, बेंजीन इन टर्बिन, ये हो गया। लिक्विड कम मिकदार में, सॉलिड ज्यादा मिकदार में हो, यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड एग्जाम, ये बटर है या सिल्वर एंड मरकरी है। सिल्वर आपको मरकरी एंड सिल्वर है, एच जी एंड एच, क्योंकि एच जी आप लोगों को पता है, ये आप लोगों के पास एक लिक्विड मेटल है, द ओनली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल विच इज द लिक्विड फॉर्म। एच जी आपके पास सिर्फ एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। एच जी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में, तो एच जी एंड एच। उसके बाद आपको पता है ना कि कितने लिक्विड हैं पीरियोडिक टेबल में, अबू बकर साहब ने आपको बताया होगा। एक ब्रोमीन है लिक्विड फॉर्म में जो कि नॉन मेटालिक है, एक मरकरी है लिक्विड फॉर्म में जो कि मेटालिक है। लेकिन कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आप लोगों को पता है रुबिडियम, सीजियम और गैलियम, ये तीन एलिमेंट्स और हैं। गैलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हाथ पे रखते हैं तो ये पिघल जाता है गैलियम। सीजियम जो है आप लोगों के पास, इसका जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट, और रुबिडियम जो है ये 29 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पाकिस्तान में मौसम बहुत गर्म होता है तो हम लोग कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जरा टेम्परेचर 40 से ऊपर होता है, गैलियम, सीजियम और रुबिडियम ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ब्रोमीन और मरकरी के अलावा। पीरियोडिक टेबल में वैसे जो एक्सेप्टेड है वो दो लिक्विड हैं, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी एक मेटालिक लिक्विड है, ब्रोमीन एक नॉन मेटालिक लिक्विड है। ये भी इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये भी तकरीबन लिक्विड फॉर्म। उसके बाद मरकरी जो है उसको अगर सिल्वर में डाला जाए तो ये आपके पास लिक्विड सॉलिड और सॉलिड के एग्जांपल। सॉलिड गैस के अंदर ये कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल, एयर आर्क, स्मोक। सबसे ज्यादा आजकल आप लोगों को पता है दिसंबर में जो स्मोक शुरू हो जाता है, स्मोक, वो स्मोक जो है वो इसी से बनता है। बर्निंग इशू है आजकल जो है, उसमें कार्बन के पार्टिकल्स जो है वो हवा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इंतहाई टॉक्सिक है वो, और वो आपके लंग्स जो है उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं जब उनके आप सांस वगैरह लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास सॉलिड सल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, ये टिपिकल आप लोग जो देखते हैं, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये पेंट्स और जेलीज भी इसी के एग्जांपल। सॉलिड कम मिकदार में हो और सॉलिड ज्यादा मिकदार में, इसकी एग्जांपल है जो स्टेनलेस स्टील है, इसमें 4 to 30% क्रोमियम होता है आयरन के अंदर, और ब्रास जो है जो कि तांबा है, इसमें 10 to 40% जिंक होता है कॉपर के अंदर। तो इसमें जो सल्यूट है वो भी मेटल है, जो सॉल्वेंट है वो मेटल, सल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो ये आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, ये आपके पास 9 एग्जांपल्स है। और इसमें लाजमी क्वेश्चन आता है, इसको आप ये ना समझें कि ये चीज आसान है तो शायद, और बच्चे जो हैं ये चीज वहां जाकर फिर भूल भी जाते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोगों ने ग्रैब करने की कोशिश करनी है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? क्या एक टाइप का सोल्यूशन होता है? 9 टाइप्स हैं सोल्यूशन की, कीप इन माइंड।
फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन किस फिजिकल स्टेट में होता है? हम लोग ये सोचते हैं कि लिक्विड सोल्यूशन जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूशन गैस भी हो सकता है। कीप इन माइंड सोल्यूशन की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं। ये मत सोचें कि सोल्यूशन जो है वो एक फिजिकल स्टेट का होता है। सोल्यूशन की 3 फिजिकल स्टेट हैं, आप लोगों के पीछे देखते हैं। बटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बटर इनमें से किसकी एग्जांपल है? सॉलिड इन लिक्विड की, या लिक्विड इन सॉलिड की, या लिक्विड इन गैस की, या सॉलिड इन गैस की? बटर एग्जांपल किसकी है जी? सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, बटर एग्जांपल। ये देखो लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल। उसके बाद विच सोल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस? सॉलिड गैस के अंदर डस्ट पार्टिकल इन स्मोक। जैसे एक आपको पता है कि एमसीक्यूज में एक रिजेक्शन मेथड होता है। रिजेक्शन मेथड ये होता है कि आप बाकी को रिजेक्ट करके उसमें से जो सही है वो निकालें, उसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिजेक्शन मेथड में ये होता है कि आप लोग एक एक एमसीक्यू जो है उसको देखते हैं, एक एक एमसीक्यू। तो कुछ एमसीक्यू बहुत ही आसान होते हैं, पहली नजर में आप लोग देखते हैं कि वो आपको पता चल जाता है। जो रिजेक्शन मेथड है वो ये है, सपोज आप लोगों के पास ये फोग है। सबसे पहले ये फोग होता क्या है? ये लिक्विड अगर गैस के अंदर सस्पेंड, लिक्विड इन सॉलिड, यूज की एग्जांपल। स्टील सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल। एयर जो है गैस इन गैस की एग्जांपल है। बाकी रह गया एक, वो है सॉलिड इन गैस, ये 10 पार्टिकल। विच सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड? स्टील एग्जांपल है। विच सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस? फोग उसकी एग्जांपल। Which solution is an example of gas in solid? H2 adsorb on nickel sulfate, ये उसकी एग्जांपल। उसके बाद which solution is example of solid in liquid? सॉलिड लिक्विड के अंदर पेंट उसकी एग्जांपल है। पेंट उसकी एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड के अंदर। पेंट जेलीज आपको बता चुका हूं, ये एग्जांपल है। शुगर एंड वाटर, ये उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसके करेक्ट आंसर लिखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब जो है इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो है सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है उनके बारे में एक बात याद रखें, जो सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है ना, वो भी हमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस उसके बारे में आप लोग याद रखें। जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है वो सिर्फ एक सेंटेंस के गिर्द घूमते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, वो एक सेंटेंस देख के हम लोग जल्दी से आगे निकल जाएंगे। वो एक सेंटेंस जो है हमारे पास, वो एक सेंटेंस हमारे पास है जी, लाइट डिसॉल्व लाइट। लाइट डिसॉल्व, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में है वो इस चीज को फॉलो करते हैं, और इसके बारे में डिटेल से आप लोग पहले कर चुके हैं। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड। किसी लिक्विड को जब दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड की एग्जांपल जो है आपके पास बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखिए आप लोग, 3 तरह के हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर है, अल्कोहल प्लस ईथर है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एडिटिव नहीं होती, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती का मतलब ये है, देखिए आप लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि आप 100 ml वाटर और 100 ml मिथाइल अल्कोहल को मिलाएं। 100 ml वाटर आपने मेजरिंग सिलेंडर से लिया, उसको अलग बीकर में डाला। 100 ml मिथाइल अल्कोहल आप लोगों ने एक सिलेंडर में लिया, मेजरिंग सिलेंडर में, उसको अलग बीकर में डाला। अब आप सोच रहे हैं कि इनको मिक्स करेंगे टोटल 200 ml बनेगा। आप इनको एक तीसरे बड़े सिलेंडर के अंदर मिक्स करते हैं। जब आप मिक्स करेंगे जो टोटल वॉल्यूम है 193 ml बनेगा। 193 ml बनेगा वॉल्यूम कम हो गया। कुछ केसेस में वॉल्यूम कम हो जाता है, टोटल वॉल्यूम जो है V1 प्लस V2 से कम हो जाता है, V टोटल इज लेस देन V1 प्लस V2। और कुछ केसेस में जो टोटल वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 से आप लोगों के पास जो है वो ज्यादा हो जाता है।
टोटल वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, कुछ केसेस ऐसे भी। इनकी प्रॉपर्टीज मतलब एडिटिव नहीं है, ये उसकी एग्जांपल। अल्कोहल प्लस वाटर है, अल्कोहल प्लस ईथर, कंप्लीटली मिसिबल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज है जो इसको कंप्लीटली मिसिबल करती है। जो अल्कोहल है इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, अल्कोहल जो लोअर अल्कोहल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखें, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती है। आपको पता है अल्कोहल एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, अल्कोहल किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सारे कंपाउंड। कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी, आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी। देखिए ना, आप लोगों के पास सपोज ये आप लोगों के पास मिथाइल अल्कोहल CH3OH, फिर आपके पास जो है वो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आप लोगों को पता है कि CH3CH2OH। इसमें आप लोगों के पास ये, अब यहाँ आप लोगों के पास ये वाला पार्ट जो है, आप लोगों के पास ये वाला पार्ट पोलर पार्ट है और ये वाला पार्ट नॉन पोलर पार्ट। यूं यूं ये नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। जाहिर है पोलर पार्ट डी है, नॉन पोलर पार्ट डी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH की वजह से। जब नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता जाएगा तो जाहिर है वो डोमिनेट करेगा नॉन पोलर पार्ट। तो ये लोअर अल्कोहल और वाटर जो है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंप्लीटली मिसिबल है। उसके बाद आप लोगों के पास अल्कोहल प्लस ईथर। अब यहाँ पे भी अल्कोहल प्लस ईथर जो है ये लोअर अल्कोहल के लिए। आप देखिए आपके पास जो ईथर है इसमें दरमियान में ऑक्सीजन होता है और साइड पे इसमें अल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये 2 लोन पेयर दरअसल इन्वॉल्व होते हैं अल्कोहल के साथ बॉन्ड बनाने में। इस वजह से ये आप लोगों के पास कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स बनाते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें, यहाँ डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0। वजह क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी और मैंने को वो एग्जांपल ऐसे नहीं दे दी, एक्सपेरिमेंट से आप उसको साबित कर सकते हैं कि 100 ml वाटर है, 100 ml मिथाइल अल्कोहल है, उनको मिक्स करें, टोटल वॉल्यूम 200 नहीं बनेगा, 193 ml बनेगा। अब उसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब आप लोगों ने उन दोनों को मिक्स किया है उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से उन्होंने एक दूसरे को अटैक कर दिया। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी हैं पहले की निस्बत ज्यादा हुई, तो इसका मतलब है हीट रिलीज होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ना हीट रिलीज हुई है ना एब्जॉर्ब हुई, हीट या रिलीज होगी या एब्जॉर्ब। जब टोटल वॉल्यूम कम होगा ना तो हीट आपके पास रिलीज होगी, जब टोटल वॉल्यूम इसके मुकाबले में ज्यादा होगा तो हीट आप लोगों के पास एब्जॉर्ब होगी। इस बारे में आगे डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स हैं। वाटर और बेंजीन आप लोग मिक्स करते हैं, ये 2 लेयर्स बना देते हैं। वाटर और ऑयल आप मिक्स करते हैं, ये 2 अलग लेयर्स बना देते हैं। वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड आप मिक्स करते हैं, ये अलग लेयर्स बना देते हैं। वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें आप लोग जेल लगाते हैं, उनको आप मिक्स करते हैं तो अलग लेयर्स बना देते हैं। ये आपके पास प्रैक्टिकली इमिसिबल लिक्विड्स हैं, आप लोग देख। उसके बाद आपके पास आता है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शली मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो किसी हद तक एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, मुकम्मल नहीं, किसी हद तक वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, टू सम एक्सटेंट वो डिसॉल्व होते हैं। यहाँ पे ट्राई इथाइल अमीन प्लस वाटर सिस्टम है, ये एग्जांपल है पार्शली मिसिबल लिक्विड्स की। निकोटीन प्लस वाटर सिस्टम है पार्शली मिसिबल की। उसके बाद ईथर प्लस वाटर है पार्शली मिसिबल के एग्जांपल है। फिनोल प्लस वाटर आप लोगों के पास पार्शली मिसिबल के एग्जांपल है। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे तो 4 एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने कोट किए हैं। अच्छा, इनकी भी एक वजह है, इनकी भी एक वजह है। अब फिनोल और वाटर आपस में एक दूसरे में ये होते हैं, किसी हद तक थोड़े बहुत एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं फिनोल और वाटर, क्योंकि फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आप लोगों के पास OH लगा होता है और वाटर में HOH, यहाँ भी OH है, तो इन दोनों में थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है। इसी तरह ट्राईथाइलमीन जो है, इसमें अमीन ग्रुप NH2 होता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत डेवलप करता है। निकोटीन में भी
एमाइड ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। जो आपके पास ईथर है, ईथर में मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि ईथर को जनरल फार्मूला ईथर का जो है वो R है आप लोगों के पास ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। ये 2 लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, वो हमारे पास 2 सिस्टम डिस्कस करने। ये एग्जांपल इसलिए की है कि एग्जाम में एग्जांपल आ जाए तो आपको पता हो कि कौन कौन से एग्जांपल है। ये 2 सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस करने, वाटर प्लस ईथर सिस्टम और फिनोल प्लस वाटर सिस्टम, ये डिस्कस करना है। वाटर जो है ये पोलर सॉल्वेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को पता है। ईथर जो है ये आप लोग देख लें, इसमें ये अच्छा ये एक और बात याद रखें, जो आपके पास जब हम लोग, आपको पता है जब हम लोग कहते हैं ना अल्कोहल, अब अल्कोहल तो क्लास ऑफ कंपाउंड है, लेकिन हम लोग जब इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं ना तो अल्कोहल का मतलब इथाइल अल्कोहल होता है, याद, इथाइल अल्कोहल। इसी तरह ईथर भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड, लेकिन जब हम डेली लाइफ में ईथर यूज करें तो डाई इथाइल ईथर को कहते हैं, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इतना था। जो इसका पहला मेंबर है ना कि दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप लगे हुए, वो आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है, तो इसलिए उसका हम जिक्र नहीं करते। वाटर और ईथर सिस्टम में जो थोड़ी बहुत इनके वजह है, इन दोनों के एक दूसरे के साथ पार्शली मिसिबल होने की, जो थोड़ा बहुत मिक्स होते हैं, वो है कि इसके ऊपर जो लोन पेयर है, वो आप लोगों के पास जो वाटर है उसमें आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है कि उसमें आप लोगों के पास ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये लोन पेयर एक दूसरे के साथ इफेक्ट करते हैं, जिससे इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। स्ट्रॉन्ग तो नहीं डेवलप हो पाती क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉन पोलर पार्ट्स भी हैं, लेकिन किसी हद तक एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से टू सम एक्सटेंट ये एक दूसरे में मिक्स होते हैं। ये देखिए आप लोग जब इक्वल वॉल्यूम, कीप इन माइंड ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, इक्वल वॉल्यूम आप लोग मिक्स करते हैं। जब इक्वल वॉल्यूम ईथर और वाटर का मिक्स करते हैं ना, तो नीचे वाली लेयर है उसमें 6.5% ईथर होता है, 93.5% वाटर होता है, और ये बात मैं कर रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। टेम्परेचर मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, ये जो बात मैं कर रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं दोनों की। हम लोग जब इन दोनों के सेम वॉल्यूम मिक्स करते हैं, इक्वल वॉल्यूम, ये उसकी एग्जांपल में दे रहा हूँ, इक्वल वॉल्यूम। तो जो नीचे वाली लेयर आप लोगों के पास आती है, वो आप लोगों के पास किसकी है, नीचे वाली लेयर वो आप लोगों के पास है ईथर, उसमें सल्यूट के तौर पे है, और 93.5% वाटर इज सॉल्वेंट। जाहिर है जो कम मिकदार में है वो सल्यूट, और जो ज्यादा मिकदार में वो सॉल्वेंट है। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि जो नीचे वाली लेयर है ना, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, याद रखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इससे ज्यादा इसमें ये नहीं आ सकता। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को जहाँ जो प्रॉब्लम वो ये है, बच्चों को ये पता नहीं चलता कि ये जो परसेंटेज है ये बाय वॉल्यूम है या बाय मैस है। कीप इन माइंड ये जो परसेंटेज है ये बाय मैस है, याद। अगर आप इस वाटर वाली लेयर में से 100 ग्राम देते हैं ना, उसमें 93.5 ग्राम वाटर होगा, 6.5 ग्राम आपके पास ईथर। ये बाई, याद रखिए हमने जो मिक्स किए थे इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए थे, लेकिन अभी जो परसेंटेज में दे रहा हूँ ये परसेंटेज है बाई मैस। अच्छा, हम लोग अगर कंफर्म करना चाहते हैं क्या वाकई इस वाटर वाली लेयर के अंदर ईथर है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग एक सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं इममिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। सेपरेटिंग फनल या सेपरेटरी फनल भी उसको बोलते हैं, आप लोग वो यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं। यहाँ कोई इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये सेपरेटिंग फनल आप लोगों के पास है, आप लोग क्या करते हैं इस सेपरेटरी या सेपरेटिंग फनल के अंदर आप लोग ये जो आप लोगों के पास दोनों लिक्विड का मिक्सचर है, तो इसमें से पहले एक लेयर को, ये ऊपर वाली लेयर, पहले ये डिसाइड करने की ऊपर वाली लेयर किसकी है, फिर आगे चलते हैं। तो ऊपर वाली लेयर है उसमें 1.2% जो है वो वाटर है और 98.8% ईथर है, याद रखिए ये बाई मैस है। ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या है, वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ईथर। नीचे वाली लेयर आप लोगों के
पास जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईथर एंड वाटर। अब आप लोग सपोज इनको अलग करना चाहते हैं दोनों लेयर्स को, इन दोनों लेयर्स का आप लोगों के पास अलग करने का जो तरीका है। अच्छा, एक और बात ये है कि वाटर नीचे है, ईथर ऊपर है, उसकी वजह क्या है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वाटर नीचे है और ईथर ऊपर है। यहाँ पे अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप लोग ये करें, आप इस सेपरेटिंग फनल के अंदर ये सारा का सारा सोल्यूशन आप सेपरेटिंग फनल में आप लोग डाल दें, ये सारे का सारा सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन जब सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे, यहाँ पे जो वाल्व है उसको बंद रहने दें। सेपरेटिंग फनल के अंदर के भी इसकी दो लेयर बन जाएंगे। ऑब्वियसली जब इसमें आप उसको डालेंगे तो नीचे वाली लेयर ये वाली होगी, ईथर वाटर वाली, और ऊपर वाली लेयर जो है वो आपके पास ये वाली होगी। थोड़ी देर उसको स्टे करवाएंगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा नीचे आ जाएगा और ये चीज ऊपर चलेगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आ जाएगी। लेकिन हम लोग माने कैसे कि नीचे वाली लेयर जो वाटर वाली है उसमें ईथर भी है, तो आप लोग यहाँ से ये करें कि इस वाल्व को आहिस्ता से खोल लें, आहिस्ता से, और इसमें से नीचे वाली लेयर को फ्लो कर लेंगे। दो लेयर बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। और जब ये लेयर अलग हो जाए, स्पीकर को अलग करें और हल्की सी दिया सलाई इसके नजदीक लेके जाए आप लोग, तो आप देखेंगे कि ये आग पकड़ देगा, पानी के अंदर आग लग जाएगी। जो ईथर है वो फौरन से, हालांकि पानी पे तो आग नहीं लगती, लेकिन इसमें ये ईथर की प्रेजेंस को शो करता है। तो हम लोगों ने ये साबित कर लिया तो वाकई वाटर वाली लेयर के अंदर ईथर है। अब ये आपने लेयर अलग कर ली, अब दूसरा बीकर लेके आए इसके नीचे। जब दूसरा बीकर लेके आएंगे तो उसमें आप लोग जो एक लेयर बाकी रह गई है उसको दूसरे बीकर में डाल दें, जिसमें 98.8% ईथर है, 1.2% वाटर। अब इसमें हम कैसे कंफर्म करें कि वाकई इसमें वाटर है या नहीं? तो याद रखें, जो कॉपर सल्फेट होता है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, कीप इन माइंड। ईथर में, सॉरी, ईथर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल लें इस ईथर वाली लेयर के अंदर, वो थोड़ा बहुत कॉपर सल्फेट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, उसका ब्लू कलर बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर वाटर था तो ही कॉपर सल्फेट डिजॉल्व हुआ है। ये दो छोटे छोटे टेस्ट करके हम लोगों ने देख लिया है कि जो नीचे वाली लेयर थी उसमें ईथर इन वाटर था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईथर इन वाटर। जो ऊपर वाली लेयर थे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर। और ये जो है ये बाय मैस है, यानी अगर आप इस लेयर में से 100 ग्राम लेते हैं उसमें 98.8 ग्राम ईथर होगा और 1.2 ग्राम आप लोगों के पास वाटर। जब आप लोग इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, दो लेयर्स बनती हैं पार्शियली एडमिसिबल लिक्विड, पार्शियली मिसिबल लिक्विड, दो लेयर्स बनती हैं, उनमें हर लेयर जो है वो दूसरे का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड सॉल्यूशन की। ईच लेयर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अदर सो कॉल्ड कंजुगेट सॉल्यूशन। तो कंजुगेट सॉल्यूशन की भी आप लोगों को डेफिनेशन है, जब दो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं, दो लेयर्स बनती हैं, उनमें से हर एक लेयर दूसरी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं, ये हमारे पास, इनको हम कंजुगेट सॉल्यूशन का नाम देते हैं, इनको कंजुगेट सॉल्यूशन का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है, आप लोगों को ये थोड़ा बहुत आप लोगों को एफर्ट करके ये याद रखना पड़ेगा। अब हमारे पास वाटर फिनोल या फिनोल वाटर सिस्टम है, उसमें वाटर कूलर है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो फिनोल है उसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें फिनोल में आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो पार्ट है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ। इस वजह से इनकी थोड़ी बहुत मिसिबिलिटी है या मिक्स होना है, वो इस वजह से। ये आप लोगों के पास अगर उनके इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो नीचे वाली लेयर है वो है जी 30% आप लोगों के पास वाटर है, 70% फिनोल है। हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाली लेयर जो है ना वो वाटर एंड फिनोल है। नीचे वाली लेयर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड फिनोल एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। फिनोल की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए उसने नीचे वाली लेयर बनाई। और ये जो परसेंटेज आप लोगों के पास आई है ये बाई मैस है। नीचे वाली लेयर में से आप लोग 100 ग्राम लेंगे, उस 100 ग्राम के अंदर आप लोगों के पास 70 ग्राम फिनोल होगा, 30 ग्राम आपके पास वाटर होगा। जो ऊपर वाली लेयर है उसमें 95% वाटर है, 5% फिनोल। यानी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, वो आप लोगों के पास वाटर, फिनोल एंड वाटर, फिनोल एंड वाटर, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो नीचे वाली लेयर से फिनोल ऊपर जाना शुरू कर देगा, फिनोल कम है, ऊपर वाली लेयर से वाटर नीचे आना शुरू कर देगा। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके इनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। जैसे आप सोल्यूशन बनाते हैं, आपको पता है जब आप चीनी को पानी में हल करते हैं तो पानी का हर एक कतरा एक इतना मीठा होता है, चाहे आप ऊपर से ले चाहे नीचे से पानी जाने से एक हर कतरा एक इतना, तो ये आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। जब आप लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये था, जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं उसको आप लोग एक किसी खास टेम्परेचर पे जाके इनका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है। वो जो टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। कुछ बुक्स में कॉन्सोलेट सॉल्यूशन लिखा होता है, कॉन्सोलेट होता है, कॉन्सोल्यूट सॉल्यूशन होता है, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, जिसमें पार्शली मिसिबल सॉल्यूशन बिकम कंप्लीटली मिसिबल, जो पार्शली मिसिबल लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इसको हम वो टेम्परेचर लिखना था, टेम्परेचर एट विच, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास एक चीज दी गई है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ से आप लोगों को सारा जो है वो समझ आ जाएगा। अब आप लोग देखें यहाँ पे, ये आप लोगों के पास है जी, यहाँ आप लोगों के पास 100% वाटर है और इस साइड पे आप लोगों के पास 100% फिनोल है, 100% फिनोल, और ये टेम्परेचर के साथ इनकी कंपोजिशन जो है वो नोट की गई। मतलब इसका क्या है वो जरा देखें, यहाँ देखें ना 100% वाटर है, वाटर यहाँ कम होता जाएगा, 95% है, 99%, 98%, 95%, 66%, 30%, 0%। फिनोल यहाँ 100% है, इस साइड पे 70%, 30%, 5%, 0%। ये आपके पास, ये जो ग्राफ आप लोगों के पास आया है, ये ग्राफ आप लोगों के पास प्रैक्टिकल से आया है। ये ग्राफ कैसे बना है, इसका डाटा जो है वो मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों को वो डाटा यहाँ दिखा भी सकता हूँ, ये ग्राफ कैसे बना है, इसका डाटा मेरे पास मौजूद है। इस ग्राफ का डाटा कुछ इस तरह है कि आप लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे ना, इनके इक्वल वॉल्यूम याद रखें, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स करेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप लोग देखेंगे कि इसमें H2O कितना है और इसके अंदर फिनोल 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ग्राफ मैं डाटा से आप लोगों को प्लॉट भी करवा सकता हूँ, मेरे पास इसका डाटा मौजूद है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिनोल कितने परसेंट है, वाटर कितने परसेंट है, फिनोल कितने परसेंट है, उसके बाद 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कितने परसेंट है, फिनोल कितने परसेंट है। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि अगर आप लोग टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे ना, इनकी जो परसेंटेज है वो चेंज होती है। हम लोग देख लेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कितना है, फिनोल कितना है। हम लोग देख लेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कितना है, फिनोल कितना है। ये हमारे पास डाटा मौजूद है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस तरह का बनता है, ज्यादा जोर देने की आप लोगों को जरूरत नहीं। अब हम देखना चाहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसमें वाटर कितने परसेंट है और फिनोल कितने परसेंट, ये देखें 95% वाटर है और 5% फिनोल है, 95% वाटर है और 5% फिनोल एक लेयर। और दूसरी लेयर में आगे है जो फिनोल वाली लेयर है, उसमें देखें 30% वाटर है, 70% फिनोल। ये 25 के अगेंस्ट ये दो जगहों पे जाके टच करता है आपको। इस तरह यहाँ देखें 65 में 9 पे एक पॉइंट पे जाके टच करता है, यहाँ पे नीचे है 66% वाटर है, 34% फिनोल। तो ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। अब
बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए थे, होमोजीनियस सोल्यूशन से मुराद तो ये है कि 50% वाटर होता 50%। देखिए हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, हम मैस की बात करें। बाई मैस जब आप उसमें से 100 ग्राम लेंगे ना कहीं से भी, उसमें 65 ग्राम वाटर होगा, 34 ग्राम फिनोल, तो वो टेम्परेचर इसके ऊपर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो पार्शली इमिसिबल लिक्विड्स का उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। ये ग्राफ हम लोगों ने कैसे बनाया है, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा था। हर टेम्परेचर के ऊपर वाटर कितना है, फिनोल कितना है, वाटर कितना है, फिनोल कितना है, ये वाटर एंड फिनोल कितना है, फिनोल एंड वाटर कितना है, वो सारा डाटा हम लोगों ने ड्रा करके जो है, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको डाटा ड्रा करके दिखा दूंगा, लेकिन उस पर हमें इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग ये याद रखें कि हर पार्शली मिसिबल लिक्विड्स के पेयर के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन बना लेते हैं। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपके पास कुछ सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। वाटर फिनोल सिस्टम के लिए 65.9% सॉरी 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर इसका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है वाटर फिनोल, और इसमें 66% वाटर। वाटर एनिलीन सिस्टम जो है आप लोगों के पास, वाटर आपको पता है ना कि एनिलीन क्या होता है, फिनोल वैसे आपको पता है, फिनोल तो बेंजीन रिंग के ऊपर आप लोगों के पास OH लगा होता है, और एनिलीन में आप लोगों के पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा होता है। ये यहाँ पे NH2 लगा है, तो ये भी NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। ये आपके पास इसका पोलर पार्ट है, इस पोलर पार्ट की वजह से सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डेवलप्ड बिटवीन वाटर एंड एनिलीन। तो ये आपके पास इसमें 167 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो है वो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मेथनॉल साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में 29% मेथनॉल पे 49.1 इसका ये अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर है, और मेथनॉल CS2 सिस्टम के लिए 49.5% आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है या अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। आप लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन जो है वो जाना। ये दो MCQ देखें। वाटर एंड फिनोल आर पार्शली मिसिबल टू ईच अदर at room temperature when both liquids are mixed together, which is upper layer। अपर लेयर किसकी है, फिनोल एंड वाटर की है। मैंने वाटर एंड फिनोल लिखा हुआ है, फिनोल एंड वाटर की है अपर लेयर की है। वाटर ज्यादा है ना, फिनोल कम है, फिनोल एंड वाटर सॉल्यूट जाहिर है उसका। Which liquid pair are totally invisible to each other? Water CCl4 है, ये आपके पास completely invisible, ये चीज है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आप लोगों के पास क्या है, वो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is ये आपके पास डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of solvent. First of all, you need to know कि आप लोगों के पास वेपर प्रेशर जो है वो होता क्या है। वैसे तो हम लोग जब लिक्विड वाला चैप्टर करेंगे उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे इसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है किसी बीकर्स के अंदर, ये वाटर मौजूद है, यहाँ पे आप लोगों के पास वाटर मौजूद है और बीकर का मुंह खुला है,
तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास वेपर्स बनते हैं, वेपर्स तो हर टेम्परेचर पे बनते रहते हैं ना। कौन सा टेम्परेचर है जिसपे वेपर नहीं बनते? कौन सा वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर नहीं बनते लिक्विड के? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी लिक्विड के वेपर नहीं बनते। कीप इन माइंड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड किसी लिक्विड के वेपर नहीं बनते। उसकी वजह ये है, इस टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी टेम्परेचर आप लोगों के पास हो, मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है। कीप इन माइंड, ब्राउनियन मूवमेंट के टॉपिक में आप लोगों ने देखा है कि रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन का रिजल्ट हमेशा कुलैयन होता है। देखे ना, नंबर 1 पे ये मूव करेंगे, मूव करने के बाद ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो इनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। एक मॉलिक्यूल जब दूसरे से कोलाइड करेगा, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के रिजल्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम। जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है वो सरफेस के ऊपर एस्केप कर जाते हैं यहाँ से और वेपर्स में चले जाते हैं। इसका मतलब है सपोज वाटर है, हर टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है, सिवाय इस टेम्परेचर के। इस टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है। इस टेम्परेचर के अलावा हर टेम्परेचर के ऊपर जो है, हम लोग कहते हैं कि हर टेम्परेचर के ऊपर, अब ये टेम्परेचर अटेन नहीं हो सकता, ये टेम्परेचर अटेन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है कि हर टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। बीकर के अंदर पानी है, बीकर का मुंह खुला है, यहाँ वेपर्स जो बनेंगे ना वो एयर में चले जाएंगे, वो एयर में चले जाएंगे। कीप इन माइंड, वेपर एयर में चले जाएंगे। अब सपोज आप लोग बीकर का मुंह जो है वो बंद कर देते हैं, तो क्या हो, वाटर के वेपर्स तो बन रहे हैं, वो वेपर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। वेपर बनते जा रहे हैं, वेपर बनते जा रहे हैं। अच्छा, जब वेपर्स एक खास तादाद में यहाँ पे बन जाते हैं, उसके बाद वेपर्स की तादाद बढ़ना खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वेपर बनना खत्म हो जाते हैं, कीप इन माइंड, ये मेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप वेपर बनना खत्म हो जाते हैं, मैं कह रहा हूँ वेपर्स की तादाद बढ़ना खत्म हो जाती है। वेपर्स बन रहे होते हैं, जब एक खास तादाद यहाँ वेपर्स की बन जाती है ना, तो अभी भी वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन वेपर्स की तादाद बढ़ना बंद हो। अगर वेपर्स बन रहे तो तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? तो उसकी वजह ये है कि जब एक खास तादाद यहाँ पे वेपर्स की बन जाती है, उसके बाद जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में जाते हैं, उस वक्त कितने लिक्विड के मॉलिक्यूल दोबारा आप लोगों के पास वेपर्स का हिस्सा, लिक्विड का हिस्सा बन जाते हैं। लिक्विड वेपर्स में गया, वेपर्स दोबारा लिक्विड में आ गया। तो एक खास तादाद जब बन जाती है, उसके बाद वेपर्स की तादाद बढ़ना खत्म हो जाती है। वो जो वेपर्स अब बन चुके हैं, जो कि इन डायनामिक इक्विलिब्रियम है लिक्विड के साथ। याद रखें, वेपर प्रेशर को डिफाइन करने के लिए ये लफ्ज कहना जरूरी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जब तक ये नहीं कहेंगे, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होगी। देखिए ना, वेपर तो पहले भी यहां बन रहे थे, वो जो थोड़े बहुत वेपर्स बने थे ना, उसको हम वेपर प्रेशर नहीं कहते। वेपर प्रेशर की टर्म उस वक्त आती है जब वेपर की तादाद बढ़ना खत्म हो जाए। जब वेपर की तादाद बढ़ना खत्म हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वेपर नहीं बन रहे, वेपर अब भी बन रहे हैं, लेकिन जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल अब वेपर्स में जा रहे हैं, इतने ही वेपर दोबारा लिक्विड का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं, ये जो वेपर्स है ना, विच आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, ये जो प्रेशर लगाते हैं, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कहते हैं। और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो आप लोगों के पास वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो चेंज होता जाए। अच्छा, एक स्टोरी तो ये हो। अब दूसरी स्टोरी सुनो। अब सपोज आप लोगों के पास, अभी हमने वाटर की बात की, सपोज आप लोगों के पास आपने वाटर के अंदर जो है वो शुगर डाल दी, शुगर डाल दी। अब टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर,
और फर्ज करें पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे यहाँ पे 5000 वेपर्स बने थे, 5000 वेपर्स। अब ये जो 5000 वेपर्स आप लोगों के पास बने हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, ये 5000 के बाद उसकी तादाद बढ़ना खत्म हो गई। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। अब सपोज आप लोगों ने उसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के अंदर चीनी मिक्स कर दी, अब भी क्या 5000 वेपर्स बनेंगे उसके बाद इसकी तादाद बढ़ना खत्म होगी? ऐसा नहीं, अब कम वेपर्स बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो है वो सिर्फ आप लोगों के पास, चूंकि मॉलिक्यूल्स और शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, अट्रैक्शन के डेवलप हो जाने की वजह से आप लोगों के पास अब कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर, सरफेस से कम वाटर के मॉलिक्यूल पर जाएंगे और कम वेपर बनेंगे, और आप लोगों के पास 5000 की जगह आप लोगों के पास आप लोगों के पास 4000 वेपर्स बनेंगे, तो जाहिर है वेपर प्रेशर कम। ये कहानी है। ये राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अब भी देखे ना, शुगर जो है उसने तो नहीं जाना वेपर्स में, अब भी जा तो वाटर रहा है, लेकिन अब ये सोल्यूशन में, अब ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। पहले सिर्फ वाटर अकेला मौजूद था, तो हमने कहा था वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब आप लोगों का शुगर मौजूद है वाटर के अंदर, आप लोगों ने डिजॉल्व की है, तो इसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा इतने ज्यादा वेपर बनेंगे, लेकिन इतना ज्यादा सॉल्वेंट यानी दूसरे दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी कम चीनी होगी ना इतना ज्यादा वाटर होगा। समझे ना बात? जितनी कम शुगर डालेंगे इतना ज्यादा वाटर होगा। देखिए मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास क्या होती है, मोल फ्रैक्शन जब दो कंपोनेंट्स आपके पास हो तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन आप लोगों के पास क्या होती है जब दो कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट की नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन। अब वाटर जितना ज्यादा होगा इतने ज्यादा आप लोगों के पास, यानी अगर शुगर कम डाली है तो ज्यादा वेपर, शुगर ज्यादा डाल दी कम वेपर बनेगा। ये आपके पास है जी राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट की मिकदार कितनी ज्यादा होगी इतने ज्यादा वेपर बनेगा। अब देखिए प्रोपोर्शनल की साइन आप लोग खत्म करते हैं तो आप लोगों के पास के आ जाता है। अच्छा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बड़ी दफा हम लोगों ने ये बात की है कि जब भी आप कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं ना, उसके साथ वाली चीज को वन कंसीडर करते हैं। जब भी कांस्टेंट आप लोगों ने लेना होता है, आप लोगों को रेट लॉ तो याद है काइनेटिक्स में, रेट लॉ में मैंने क्या कहा था कि जो रेट होता है ना वो होता है इक्वल के और साथ उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा था कि इस कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप ए को वन पुट करें। अगेन मैं अगर इस कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहता हूं तो मुझे x1 जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो वन पुट करना पड़ेगा। आपको पता है ना x1 जब वन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट। देखिए ना मोल फ्रैक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बात कल हमने की, मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है। तीन कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन x1, दूसरे का x2, तीसरे का x3, उनका सम जो है वो वन होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज वन। अब अगर एक का ही आंसर वन है तो इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट मौजूद है, और जब सॉल्वेंट खालिस मौजूद हो तो हम लोग कहते हैं जी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हम उसको बोलते हैं। जब आप लोग यहाँ पे x1 को वन पुट करते हैं, p की जगह पे p नॉट आ जाए तो k की वैल्यू p नॉट बनती है, याद रखिए इंपॉर्टेंट बात है। जब मोल फ्रैक्शन को आप लोग वन पुट करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन को, इसका मतलब है प्योर सॉल्वेंट। फिर यहाँ इसको ये नहीं कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन तो है ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद है, तो आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब x1 वन होता है तो p की जगह पे p नॉट आ जाता है, तो k की वैल्यू क्या है p नॉट। अब k की वैल्यू p नॉट यहाँ पुट करें तो आप लोगों के पास क्या बनता है जरा देखते हैं।
ये बुक्स में ये बात ऐसे नहीं देखते हैं। तो x1 जब आपके पास 1 होता है तो k की वैल्यू p नॉट आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने p नॉट को किया है k की जगह ये। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास अब ये सोल्यूशन की बात हो रही है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। x1 की वैल्यू क्या आएगी, x2 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x1 की जगह तो आपके पास बनेगा 1 माइनस x2। जब आप लोग पी नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो बनेगा पी नॉट माइनस पी नॉट x2। ये आप लोगों के पास बना पी नॉट माइनस पी नॉट x2। अब क्या करें, ये माइनस पी नॉट x2 को उस साइड पे लेके जाएं और p को इस साइड पे लेके जाएं। आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इस माइनस पी नॉट x2 इधर लेके आ गए आप लोग और इस p को उधर लेके आ गए। तो ये माइनस पी नॉट x2 तो प्लस हो गया और p इधर आके माइनस हो गया, तो पी नॉट माइनस p। अब याद रखें पी नॉट क्या था, अब जरा याद रखें पी नॉट था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब 5000 वेपर्स बने थे तो तब जो वेपर प्रेशर था वो ज़ाहिर ज्यादा था, 5000 वेपर बने प्योर सॉल्वेंट। जब आप उसमें शुगर डाल दी आप उसके 4000 वेपर्स बने। जब 4000 वेपर्स बने तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जब चीनी डाल दी ये ज्यादा है ये कम है। कितनी कमी आई, कितनी कमी आई, पी नॉट माइनस पी, ये वो कमी है जो शुगर डालने से वेपर प्रेशर में आई है, ये वो डिक्रीज है। अब देखिए आगे मैंने सिंपली ये किया पी नॉट माइनस पी उधर लिख दिया, पी नॉट x2 इधर लिख दिया। पी नॉट माइनस पी को कहते हैं डेल पी, यानी कमी कितनी आई, जो डिक्रीज आया है ये वो है। पी नॉट ज्यादा था, ज्यादा वेपर्स थे, पी कम है, कम वेपर्स थे। जो कमी आई है पी नॉट माइनस पी वो कमी है, डेल पी से शो करते हैं। इसे बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि सल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, सल्यूट डालने से कितनी कमी आई। अब मैं वेपर प्रेशर की अगर बात ना करूं, सिर्फ वेपर्स की भी बात करूं, खालिस सॉल्वेंट में 5000 वेपर्स थे, जब चीनी डाल दी, डाल दी 4000 वेपर है, वेपर्स में कमी आ गई 1000, 1000, 5000 माइनस 4000, 1000, ये वेपर्स में कमी आई। तो जाहिर है प्रेशर उस हिसाब से कम इज इक्वल टू पी नॉट x1। तो आपको पता है पी नॉट आपके पास जो है कांस्टेंट, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के खास वैल्यू होती है, किसी भी टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट के पी नॉट कांस्टेंट है। तो आप कांस्टेंट को इक्वल की साइन को खत्म करके प्रोपोर्शनल की साइन बन जाएगी। अब ये क्या है, वेपर प्रेशर में कितनी ज्यादा कमी आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितनी ज्यादा, क्या मतलब जितनी ज्यादा चीनी, ये x2 जो है ना, ये 2 ये सल्यूट के लिए और 1 सॉल्वेंट के लिए, जितनी ज्यादा चीनी डालेंगे, इतने ज्यादा आप लोग सल्यूट डालेंगे, इतनी ज्यादा कमी आएगी वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में इतनी ज्यादा कमी है। तो ये एक डेफिनेशन ये हो गई रोल्स लॉ की। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है, जितना ज्यादा सॉल्वेंट होता है ना सोल्यूशन में, इतना ज्यादा वेपर प्रेशर होता है। दूसरी डेफिनेशन ये कि हमारे पास जो वेपर प्रेशर है, ये नीचे वाली डेफिनेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी इतनी ज्यादा आती है आप लोगों के पास सल्यूट जितना ज्यादा होता है। एक और भी डेफिनेशन है, पी नॉट को आप यहाँ बटे के नीचे लेके आ जाए तो आपके पास ये बन गया। अब ये क्या है, पी नॉट था 5000 वेपर जब थे तब जो प्रेशर था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ऊपर है जी कमी। अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं, जो कमी कितनी आई थी, पहले 5000 वेपर थे, चीनी डालने से 4000 वेपर बने, 1000 की कमी है। 1000 डिवाइडेड बाई खालिस सॉल्वेंट के कितने थे 5000, इसे कहते हैं रिलेटिव लोडिंग। रिलेटिव के टर्म कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जब दो चीजों में कंपैरिजन, रिलेटिव लोडिंग के टोटल के मुकाबले, रिलेटिव लोडिंग मीन टोटल के मुकाबले में कितनी कमी है, टोटल के मुकाबले में कितनी कमी है, ये सल्यूट के मोल फ्रैक्शन की इक्वल होती है। ये तीन डेफिनेशंस है रोल्स लॉ की। पहली डेफिनेशन रोल्स लॉ की क्या है, पहली डेफिनेशन है कि आप लोगों के पास जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्वेंट का,
किसी सोल्यूशन के अंदर वो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी डेफिनेशन, वेपर प्रेशर में इतनी ज्यादा कमी आती है सोल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड हो, कंसंट्रेटेड में जितना ज्यादा सोल्यूट। और तीसरा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की इक्वल है। आपके पास ये तीन डेफिनेशन, ये देखो। अच्छा, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके वेपर प्रेशर दिए गए हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इंशाल्लाह जब हम लोग गैसेस वाला चैप्टर जाके देखेंगे ना, ये सारी बातें आपको वहां और अच्छे तरीके से आ जाएगी। गैसेस और लिक्विड्स को जब हम मुकम्मल कर चुकेंगे तो आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी सारी। अच्छा, ये कंपाउंड्स हैं और ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड उनकी वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर जो है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये मेजरमेंट या मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होता है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना, वेपर प्रेशर इतना कम होगा कि जाहिर है कम वेपर बनेंगे। फोर्सेस स्ट्रांग होंगी ना, वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। आइसोपेंटेन जो है इसमें वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है। डाई इथाइल ईथर वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती है। ये क्लोरोफॉर्म में डाइपोल फोर्सेस होती है। याद है, क्लोरोफॉर्म में डाइपोल फोर्सेस होती है। वैन डेर वाल्स फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस तो किसी के दरमियान कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, आप कहेंगे वैन डेर वाल्स फोर्स। इसमें डाइपोल फोर्स होती है। क्लोरोफॉर्म का आपको स्ट्रक्चर याद हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का साइज थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि 4 क्लोरीन लगे होते हैं। साइज बड़ा होने की वजह से इसमें पोलराइजेबिलिटी होती है। अबू बकर साहब आपको बता चुके। पोलराइजेबिलिटी की वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी और स्ट्रांग, वेपर प्रेशर कम होता है। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया। वाटर में और स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कीप इन माइंड, मरकरी में मेटालिक बॉन्ड होता है। ग्लिसरॉल जो है उसमें 3 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड लगे होते हैं, उसका वेपर प्रेशर जो है वो और कम है। तो ये एक मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी है आप लोगों के पास, ये जो कुछ लिखा हुआ है। सॉरी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सपोज आपके पास कोई बीकर है। अब हम लोग ये जो डिस्कशन है ना, ये थी जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये उसकी डिस्कशन। अब जो हम डिस्कशन करने लगे हैं वो अभी ऊपर यहाँ शायद वो मैं पहले उसको नहीं कर सका। यहाँ पे वो लिक्विड्स एंड लिक्विड्स जो है ना, अब ये जो लिक्विड एंड लिक्विड की बात हो रही है ना, आप लोग ये समझेंगे ये मिसिबल लिक्विड जो है ना, जो हमने ऊपर 3 टाइप्स की है। तो ये जो मिसिबल लिक्विड्स है या कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की बात हो रही है, ये कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की अब हम बात करते हैं। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड जिसमें मैंने कहा था तो उसमें वॉल्यूम एडिटिव नहीं होता, कभी कभार होता भी नहीं होता। देखिए अब आप लोगों के पास ये एक बीकर है जिसके अंदर सॉल्वेंट पड़ा है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के दरमियान, ये आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद एक दूसरा कोई सॉल्वेंट आपके पास पड़ा है बी, उसके मॉलिक्यूल बी और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप इन दोनों को कर देते हैं मिक्स, एक तीसरे बीकर। अब ए और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। ए और बी के दरमियान आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, ए और बी के दरमियान। अब देखिए कब हम कहते हैं कि ये आइडियल सोल्यूशन। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये इसको देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। आपके पास आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस भी हैं, आप लोगों को पता है आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई इतनी नहीं होती, और आइडियल गैसेस बल्कि वो होती
होती हैं जो गैस लॉज को ओबे करती हैं, हमें इस तरह कहना चाहिए। नॉन आइडियल गैसेस वो होती हैं जो गैस लॉज को ओबे नहीं करती। इसी तरह आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। अब जरा देखें, जब आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को किया मिक्स, दोनों सॉल्वेंट्स को, दोनों लिक्विड्स को किया मिक्स, ये लिक्विड, इनको आप लोगों ने मिक्स किया, तो इनके दरमियान अब ए और ए के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, बी और बी के दरमियान, अब ए और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ए और बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये बिल्कुल सेम हो जैसे ए और ए के दरमियान है या बी और बी के दरमियान है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। ए और ए, बी और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल इसी तरह हो ए और बी के दरमियान, जैसे ए और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो आप लोगों के पास मिक्सचर बना है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम हो जैसे कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। और इसकी एग्जांपल में आप लोग देखें, मिथाइल अल्कोहल और वाटर का जो सिस्टम है ना, ये यानी मिथाइल अल्कोहल के अपने मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिथाइल अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल और मिथाइल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर के एक मॉलिक्यूल और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे उनको मिक्स कर देते हैं तो वाटर और मिथाइल अल्कोहल के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह होती है जैसे ये, उसी तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके पास बेंजीन और टॉलुइन है, यहाँ CH3 लिखना था। सपोज यहाँ आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल और बेंजीन के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये टॉलुइन, टॉलुइन के एक मॉलिक्यूल, टॉलुइन के दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप इनको मिक्स करते हैं ना तो बेंजीन और टॉलुइन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी बिल्कुल इसी तरह होती है। तो मिक्सचर में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर वो सेम रहे जैसे कंपोनेंट्स में थी जिनको मिक्स किया है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम रही है ना, यहाँ आप लोगों के पास यानी जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये थी, जितनी ये थी, इतनी ये भी, तो जाहिर है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगी तो इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती तो वॉल्यूम में कमी आती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाता। एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती, यानी ये आपस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसमें भी, और अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती तो आपको पता है जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो हीट रिलीज होती है, तो यहाँ हीट रिलीज होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती वॉल्यूम में कमी आती है और हीट रिलीज होती है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो जाती, वॉल्यूम बढ़ जाता, यानी आप इस तरह इमेजिन करें, अगर कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के पास ज्यादा हो और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, तो हम लोग ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि कम हो गई है, यहाँ पे आके वॉल्यूम ज्यादा हो जाए और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। ये अभी मैंने देखा कि मिक्सचर बनने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो सेम हो जैसे कंपोनेंट्स में, इसे आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। उसके एग्जांपल, अब नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है कि आपके पास कंपोनेंट्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होती, मिक्सचर जैसी नहीं होती, यानी ए और बी, जो ए और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल नहीं है जैसे ए और ए के दरमियान है और बी के दरमियान। अब इसमें आगे दो केस, नंबर 1 है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होती है ये सुनिए। अब यहाँ पे जो बात मैं करना चाहता था डिटेल के साथ यहाँ पे बात हो जाएगी, ये सुनिएगा। अगर ए और ए के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो या बी और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब इनको मिक्स किया ए और बी बने तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, यानी जब इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने तोड़ा तो हमने ज्यादा हीट दी, इनको तोड़ेंगे तब ए और बी बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें जो आपने हीट दी है ना, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो ज्यादा है। सपोज इसमें आप लोगों के पास +30 हीट एब्जॉर्ब हुई, इसमें आप लोगों के पास +30 हीट एब्जॉर्ब हुई, लेकिन जब ये बॉन्ड बने हैं, वीक बॉन्ड बने, इसमें आपके पास जो रिलीज हुई है वो -20 है। मैं अगर आपसे कहूँ कि ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा,
यहाँ +30 एब्जॉर्ब हुई, यहाँ +30, टोटल +60 एब्जॉर्ब हुई। जो रिलीज हुई है वो -20 है, तो इसका मतलब है ओवरऑल रिजल्ट जो है ना वो हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो हम लोग कहेंगे ये डेल्टा एच की साइन पॉजिटिव होगी। और इस केस में जब कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी और मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगा यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा यानी हीट एब्जॉर्ब। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं मिक्सचर के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, आप लोगों के पास हीट एब्जॉर्ब होती है। और इसकी एग्जांपल ये है, कब ऐसा होता है? इथाइल अल्कोहल और वाटर। इथाइल अल्कोहल के अपने मॉलिक्यूल के दरमियान काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के दरमियान स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इनको मिक्स करते हैं थोड़ी सी इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती है थोड़ी सी। उसकी वजह ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है और इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन जब मिक्स करते हैं तो आप वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी आ जाती है, तो फोर्सेस जो है वो वीक हो जाती है। याद रखिए इस केस में वॉल्यूम बढ़ जाती है। यहाँ पे देखें मिथाइल अल्कोहल और आप लोगों के पास बेंजीन है। इस केस में भी जब आप इनको मिक्स करते हैं, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आप लोगों के पास वीक हो जाती है। याद रखें इसी तरह वाटर और टॉलुइन, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। जाहिर है आप लोग सोचे जरा, आप लोगों के पास वाटर में बड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जब आप इनको मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों के पास कमी आ जाएगी। जब मिक्सचर में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के पास वीक हो जाएगी, वॉल्यूम भी बढ़ता है, हीट आप लोगों के पास एब्जॉर्ब होती है, यानी डेल्टा वी भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव। आप लोग इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और इसमें हीट एब्जॉर्ब भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। डिटेल डिस्कशन आगे है, अभी घबराना नहीं है, किसी को समझ आया तो घबराना नहीं है, डिटेल डिस्कशन आगे है। इंशाल्लाह कोई बात बाकी नहीं होगी जो आपको समझने वाली होगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग नेगेटिव डेविएशन, अगर कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो और जो आप मिक्सचर बनाए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि ए और ए के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, बी और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अब जाहिर है ए और बी के दरमियान आपने बॉन्ड तोड़ना है, बी और बी के दरमियान बॉन्ड तोड़ना है, तो ही ए और बी के दरमियान बॉन्ड बनेगा ना। अब ये वीक बॉन्ड है, इनको तोड़ने के लिए जो हीट हमने दी है वो कम है। सपोज इनको तोड़ने के लिए, दोनों को तोड़ने के लिए जो हीट हमने प्रोवाइड की है वो +40, और जब ए और बी आपस में बनेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो जाहिर है हीट रिलीज होगी। तोड़ने के लिए हीट दी है ना, बॉन्ड बनेंगे तो हीट रिलीज होगी। सपोज जो हीट रिलीज हुई है वो -50, ओवरऑल अगर आप देखें हीट में चेंज, 40 एब्जॉर्ब हुई है, 50 रिलीज हुई, -10 इसका रिजल्ट है। तो ये हीट रिलीज, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी और वॉल्यूम में कमी आएगी। कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लेस है, मिक्सचर में ए और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें कंपोनेंट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है, जो आपके पास मिक्सचर बना है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के पास ज्यादा है। इसके एग्जांपल है HCl, H2O, HiH2O, H2SO4, H2O, HNO3, H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, ये इसकी एग्जांपल। इसमें आप लोगों के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आप लोगों के पास ज्यादा, उसमें डेल्टा वी जो है, ज़ाहिर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम कम है तो हीट हमारे पास क्या होगी, ओवरऑल जो है वो हीट होगी। और ये जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स की बात है, यहाँ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखें, अब आपके पास जो आइडियल सोल्यूशन है वो जो भी हमने डिस्कशन की उसको जरा देख लो। आइडियल सोल्यूशन क्या होती है? आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं
जिसमें कंपोनेंट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम हो और मिक्स करने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहे, उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हम इसमें जो केस देखते हैं वो है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। सपोज आपके पास एक लिक्विड ए है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मिक्स किया, ए और बी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहे हैं वो देखिए। अब फर्ज करेंगे तमाम बीकर जो है ये क्लोज्ड है, इनके मुंह बंद है, ये कोई वोलेटाइल लिक्विड ए है, ये वोलेटाइल लिक्विड बी है और ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब मेरा याद रखें ये आपके पास वोलेटाइल लिक्विड ए है, ये वोलेटाइल लिक्विड बी है और ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब इनके मुंह बंद है, जब इनके मुंह बंद होंगे तो उनके वेपर्स बनेंगे, वेपर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो प्रेशर है ना, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, इसे हम कहते हैं पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। और ये जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है ना, ये लिटरेचर में दी गई होती है। आप लोग गूगल से बड़ी आसानी से आप लोग जो है वो टेबल तलाश कर सकते हैं। आप किसी भी लिक्विड का देखना चाहते हैं ना, आप लिख दें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो टेबल आपके पास आ जाएगा पूरा, फलां टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना है, फलां पे इतना है, फलां पे इतना है। ये आप लोगों के पास लिटरेचर में मिल जाता है, तो इसके बारे में तो कोई परेशानी, लिटरेचर में मिल जाता है। अब दूसरा, इस तरह ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट बी है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी आ गया, ये भी आपको लिटरेचर से मिल जाता है। सिर्फ आप जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं वहां थर्मामीटर आप लटका दें और वहां टेम्परेचर देख लें, उस टेम्परेचर के ऊपर उन लिक्विड्स के वेपर प्रेशर आप लोग जो है वो देख सकते हैं कितने। तो आपके पास आप रजिस्टर के ऊपर नोट कर लें कि सपोज ये लिक्विड आपके पास जो है, इसको आप अगर आप वाटर समझ रहे हैं, ये वाटर है और ये मिथाइल अल्कोहल है, फर्ज करें ये वाटर है, ये मिथाइल अल्कोहल है, इन दोनों का आप लोग वेपर प्रेशर जो है वो देख लें तो फलां टेम्परेचर पे इतने का वेपर प्रेशर। अब आपने इनको किया मिक्स, जब आपने मिक्स किया इन दोनों को और इसका मुंह बंद किया, तो अब इस मिक्सचर के ऊपर यहाँ वेपर्स बनेंगे, उन वेपर्स का जो प्रेशर होगा क्या वो पी नॉट ए होगा, क्या वो पी नॉट बी होगा? नहीं, अब ये मिक्सचर है, अब इनका जो प्रेशर है वो पी नॉट ए या पी नॉट बी नहीं होगा। पी नॉट ए था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, पी नॉट बी था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी। अब आप लोगों ने जब इनको मिक्स किया तो इनको जो वेपर प्रेशर बना उसको आप कहते हैं, अब यहाँ पे जो वेपर्स बने हैं ना यहाँ, अब ये वेपर सिर्फ और सिर्फ ए के वेपर नहीं है, ये ए के भी वेपर यहाँ पे होंगे और यहाँ बी के भी वेपर, और जब मिक्सचर होना दो किस्म के वेपर्स हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, अब आप उसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब पार्शियल का लफ्ज इस्तेमाल करें, मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस के प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर वो गैस अकेली पड़ी तो कहते हैं प्रेशर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे आपके पास ये जो पी ए है ना, ये वाला नहीं है, जो ये पी बी है वो ये वाला प्रेशर नहीं है याद, ये कोई और वैल्यू। क्या आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं, क्या आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ ए के कितने वेपर्स हैं, बी के कितने वेपर्स हैं? देखें ना, ये फाइंड कैसे किया जा सकता है। इमेजिन करें कि आप लोग गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हैं, अब जो हवा वो भर रहा है उसमें वो हवा में नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। अब आप अगर उसको ये कहें बंदे को कि आप मीटर लगा के चेक करें कि इसमें नाइट्रोजन गैस कितनी गई, इसमें ऑक्सीजन गैस कितनी गई है, वो ये नहीं बता सकते। इसमें नाइट्रोजन गैस कितनी है, इसमें ऑक्सीजन गैस कितनी है, वो ये नहीं बता सकते। इसका सोल्यूशन है कुछ, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, ये है जी आपके पास, इसको कहते हैं जी, अब ये पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी था, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है। इसको एक लम्हे के लिए कह लें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी, या पार्शियल वेपर प्रेशर। अब याद रखें ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे बना है ना ए का, वो ये नहीं था, ये वैल्यूज आप रजिस्टर पे नोट कर चुके हैं, टेम्परेचर देख के ये भी नोट, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। ये जो यहाँ पे आपके पास आया है ना,
ये आपके पास जो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दिस मिक्सचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सॉल्वेंट ए या लिक्विड ए जितना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा हिस्सा उसका यहाँ इस वेपर में, इतना वो ज्यादा है, या जितना वो वोलाटाइल है वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। और जो जो दूसरा आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मुराद की मिकदार, ए की मिकदार जितनी ज्यादा होगी, यहाँ ए का प्रेशर इतना ज्यादा होगा इस मिक्सचर के अंदर, बी की मिकदार जितनी ज्यादा होगी बी का प्रेशर इतना ज्यादा होगा। ये है इन द सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सॉल्यूशन के अंदर हर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन। यानी जितना उसका हिस्सा ज्यादा होगा, एक हिस्सा ज्यादा है तो ए का प्रेशर ज्यादा होगा, बी का हिस्सा ज्यादा है तो बी का प्रेशर ज्यादा होगा आपके पास। ये दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और आपको पता है ये कांस्टेंट के आया, और जब एक्स ए जो है आपके पास सपोज एक्स ए 1 है, ये कब होता है एक्स ए 1, जब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये सॉल्वेंट मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास सॉल्वेंट ए मौजूद है। तो अगर सॉल्वेंट ए मौजूद होगा, एक्स ए 1 है ना, इसको 1 पुट करें तो जाहिर है ये पी ए नहीं होगा, पी नॉट ए होगा। जब अकेला सॉल्वेंट होगा हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे उसको, तो ये पी ए की जगह पी नॉट ए आ जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला, ये फार्मूला, यानी यहाँ पे अगर आप लोग, अब मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने कहा कि आप उसको कहेंगे जो बंदा आपको हवा भर के दे रहा है, उसको अगर आप ये कहें कि हमें बताएं आपने नाइट्रोजन गैस कितनी भरी है, आपने ऑक्सीजन गैस कितनी भरी है, तो वो नाराज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोगों के पास जो वेपर ऊपर बने हैं जिसमें ए के भी वेपर्स हैं बी के भी वेपर्स है, अगर इनका प्रेशर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं, ये प्रेशर तो फाइंड कर देते लिटरेचर से, अगर ये प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं ना, तो आप इस प्रेशर को, ये जो प्रेशर आपके पास पी नॉट ए जो कि लिटरेचर से फाइंड है, इसको मल्टीप्लाई कर दें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होती है, आपको मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। आपने जब इन दोनों को मिक्स किया था, इसके भी कुछ मोल मिलाए थे, कुछ इसके मोल मिलाए थे, तो आपको मोल नंबर ऑफ मोल्स का पहले पता था। तो ये इस तरह अगर आप बी का फाइंड करना चाहते हैं, मिक्सचर के अंदर इसका प्रेशर कितना है, वो फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इसके जो प्योर सॉल्वेंट बी का प्रेशर उसको मल्टीप्लाई करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये मोल फ्रैक्शन यहाँ बी है, ये है बी है। अब यहाँ जो टोटल प्रेशर है, टोटल कितना प्रेशर वो डाल्टन लॉ से फाइंड करते हैं टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर मालूम करने का तरीका ये होता है, जब भी किसी बंद बर्तन के अंदर प्रेशर मालूम करना होता है तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मैनोमीटर। बंद बर्तन के अंदर मैनोमीटर हम यूज करते हैं, और अगर ओपन एटमॉस्फेयर में हम लोग करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं। मैनोमीटर यहाँ पे जैसे गाड़ी के टायर में एक वाल्व लगा होता है, इसी तरह यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व के साथ मैनोमीटर जोड़ के आप लोग प्रेशर फाइंड करते हैं। वो टोटल प्रेशर जो है ना वो इन दोनों के सम इक्वल होता है, याद रखना। अच्छा जी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए लिटरेचर से ले लिया था, टेम्परेचर नोट करके सॉल्वेंट का पता था कि ये वाटर, ये मिथाइल लिक्विड आपने लिटरेचर से ले लिया। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो आप इन दोनों के वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर्स बने, तो ए का कितना वेपर प्रेशर है, बी का कितना वेपर प्रेशर, वो फाइंड करने का तरीका ये है कि आप उनका जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना उसको मल्टीप्लाई करें आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, तो आपके पास ये आ। उसके बाद अगर टोटल फाइंड करना है, टोटल फाइंड करने के दो तरीके, टोटल फाइंड करना है तो जाहिर है इन दोनों को टोटल कर दें, पी ए और पी बी को टोटल कर दें, यहाँ बी आना, इनको टोटल कर दें, ये आपके पास टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, आप मैनोमीटर लगा के देखें, उससे टोटल प्रेशर फाइंड करें तो देखेंगे ये दोनों बराबर होते हैं। एक आपने यहाँ फाइंड किया है राउल्स लॉ को यूज करके, और एक आप लोगों ने यहाँ से फाइंड किया। अगर ये दोनों सेम आ जाए हम कहते हैं ये आइडियल सोल्यूशन है, इन्होंने राउल्स लॉ को फॉलो किया, ठीक है, दोनों सेम आ जाए। ये मैं एक को मैंने फार्मूले से फाइंड करेंगे ना,
ए का भी और बी का भी उनको टोटल कर दें और दूसरा मैनोमीटर लगा के एक्सपेरिमेंटल फाइंड करें। अगर वो सेम आ जाए तो हम कहते हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है, रोल्स लॉ फॉलो कर। ये मैंने लिख दिया है कि टोटल पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर दी है, ये आपके पास आ गया। ये भी रोल्स लॉ की फॉर्म, ये भी एक रोल्स लॉ की डेफिनेशन है जो आप लोगों के सामने रखी है। अब यहाँ देखें आप लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे हैं उनको ये ग्राफ जो है वो प्रॉब्लम करता है, ये मैं आप लोगों के सामने बताने लगा हूँ। ये प्लीज समझिएगा तो और से अगर आप लोगों ने ये ग्राफ समझ लिया तो मैं समझूंगा कि मकसद मेरा जो है वो पूरा हो गया। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये ग्राफ नहीं आता, प्लीज मेरी मेहनत जाया मत कीजिएगा, समझिएगा। सपोज आप लोगों के पास ए और बी जो है ना, उनका यहाँ पे मिक्सचर है। यहाँ एक्स ए, आपको पता है एक्स ए वन से क्या मुराद है, 100%। कल मैंने कहा था ना कि मोल फ्रैक्शन को मोल परसेंट में कैसे जाहिर करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर, यानी 100% यहाँ आपके पास सॉल्वेंट ए है, बी है ही नहीं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे ए 0 है और बी 100%। ये इन दो सॉल्वेंट की बात हो रही है जो ए और बी मिक्स किया। यानी मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं 100% ए लूंगा, उसमें बी नहीं है, और उसका वेपर प्रेशर मैं फाइंड करूंगा कि कितना है। और यानी यहाँ 100% आप लोगों के पास क्या है, ए, और यहाँ 100% बी है, और उनके मैं वेपर प्रेशर देखने लगा। और दरमियान में जब आप यूं यहाँ मूव करते जाएंगे ना, ए की मोल फ्रैक्शन में कमी आती जाएगी। 1 है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0। और बी में यहाँ इजाफा हो 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। ए में यहाँ कमी आ रही है, बी में इजाफा हो रहा है दरमियान में कहीं। आप जरा देखिए, लेकिन ये फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला क्या है, मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, वो निकालने का तरीका ये होता है कि उस कंपोनेंट का, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं मोल फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट की मैं बात कर, सारे का सारा एक्स ए मौजूद है, बी है ही नहीं। यानी एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1। जब आप यहाँ एक्स ए 1 पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, आप लोगों के पास पी ए क्या आ जाता है, पी नॉट ए के इक्वल आ जाता है, पी ए पी नॉट ए के इक्वल आ जाता है। यानी मैं ये कहूंगा, इस पे मैं अगर वेपर प्रेशर लगाना चाहूँ, एक्स ए की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है ना इस कंपोनेंट ए का, वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर होगा। और वो देखिए ऊपर यहाँ, ये देखिए पी ए पी नॉट, ये यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, यहाँ पे उसकी वैल्यू ये वो वेपर प्रेशर उसका है। अब देखिए, अब एक तो आ गया इस पॉइंट पे जो ए है उसका वेपर प्रेशर, ये ए का वेपर प्रेशर। अब इस पॉइंट पे है, यहाँ पे एक्स ए है 0। जब आप एक्स ए 0 पुट करेंगे इस फार्मूले में, पी ए आपके पास आएगा 0, तो यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर है 0। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैक्सिमम है जब एक्स ए 1 था, यहाँ 0। मैं अगर पूछूं कि दरमियान में क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम। जो जो इस ए में कमी आती जाएगी, 1 है, फिर 0.9 हुआ, फिर 0.8 हुआ, जो जो ए में कमी आती जाएगी, आपके पास वेपर प्रेशर में भी कमी आती जाएगी, क्योंकि ए कम होता जा रहा है। मैंने क्या कहा था, यहाँ जो टोटल प्रेशर है वो ए और बी दोनों को मिला के, जब ए की मोल फ्रैक्शन ही कम हो रही है तो ए का प्रेशर भी कम हो, एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये आपके पास जो जो आपके पास मोल फ्रैक्शन में कमी आ रही है ना, तो आपके पास ए के वेपर प्रेशर में कमी आ रही है। स्ट्रेट लाइन क्यों आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस वजह से स्ट्रेट लाइन है।
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक पॉइंट मैंने आपको ये समझा कि यहाँ पे जब आप XA को 1 पुट करते हैं, जो असल में हम PA की वैल्यू ये ले रहे हैं, P नॉट A की, ये P नॉट A है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A, उसकी वैल्यू ये, और यहाँ पे वैल्यू 0 है। दरमियान में अगर उसकी कोई भी वैल्यू होगी ना, वो जो XA में कमी आती जाएगी ना, जब यहाँ पे ये टोटल है, इसमें अगर मोल फ्रैक्शन में कमी आती जाएगी, तो ये पता है ना कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में कमी आती गई तो प्रेशर में भी कमी आती गई। अब यही काम हम लोग बी के लिए करते हैं। ये देखते हैं आपको, सबसे पहले इस पॉइंट पे आपके पास XB 1 है। जब आप XB को यहाँ 1 पुट करते हैं, आपके पास PB किसकी पूरा P नॉट B, यानी XB का प्रेशर यहाँ सबसे ज्यादा होगा। ये देखो, ये मैंने लिख दिया, वो मैंने पॉइंट ऊपर दिया, ये नीचे दिया। वजह ये है कि A और B को दोनों मिक्स किए ना, उनमें A जरा ज्यादा वोलेटाइल है और B कम वोलेटाइल है, इसलिए A के ज्यादा प्रेशर, वेपर प्रेशर बनेंगे, B कम बनेंगे। तो ये वो पॉइंट है जिसपे आप लोगों के पास सारे का सारा B मौजूद है, प्योर सॉल्वेंट B का वेपर प्रेशर ये है, वो ये वैल्यू। अब यहाँ पे आए, जब XB 0 पुट करेंगे, XB का वेपर प्रेशर 0 हो गया। ये देखिए, ये 0, ये 0। अब आपको पता है ना कि 0 से इधर जाते हुए 1 की तरफ जाते हुए XB में इजाफा हो रहा है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इजाफा हो रहा है। जब इसमें इजाफा होता जाएगा तो आपके पास जो प्रेशर ऑफ बी है ना, इस मिक्सचर के अंदर, हम इस मिक्सचर के अंदर प्रेशर की बात करें, इस मिक्सचर के अंदर जो प्रेशर ऑफ बी है वो भी ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो बी है, ये पढ़ चुके हैं कि प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में इजाफा होता जाएगा, हमारे पास जो है इसके प्रेशर में भी इजाफा होता जाएगा, और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन क्यों है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद अगर हम लोग टोटल प्रेशर इसका फाइंड करना चाहते हैं, टोटल प्रेशर कितना है, तो उसके लिए ये टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर अभी हमने और पढ़ना था, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब जो है वो पढ़ाएंगे। अच्छा, अभी आपको नमाज की ब्रेक है, इस कल हम दोबारा थोड़ा इसको करेंगे, परसों मतलब दोबारा करके उसके बाद ये करके सारा बना के उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मैं ये माइक जरा ओपन करने लगा हूँ और